गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सो बहुत दिन के बाद आप लोगों को देख रहा हूं। कैसे हैं? एग्जाम दे रहे हो मई में? गुड 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 गुड। सो पहले तो मैं दो बातें आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े अमेंडमेंट जो दो आए हैं उसमें एक है शेड्यूल 3 वाला। क्या आप लोगों ने शेड्यूल 3 वाला वो वाला अमेंडमेंट का क्लास जो मैंने भेजा था, शेड्यूल 3 की एक अमेंडमेंट की, हाँ, और जिसका क्लास भी किए थे, मतलब आप लोग आए थे उस दिन? क्या था उसमें बताइए तो? खाली पीपी में नहीं, बहुत सारा और चेंजेस भी था। क्लास 2 घंटे की थी पूरी। पढ़े हैं ना वो वाला क्लास? वो है ना आपको याद? ओके। एक और अमेंडमेंट आया, दैट इज अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। एप्लीकेबिलिटी, एस में कोई चेंज नहीं है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक चेंज आया है अभी, जो इस बार एप्लीकेबल किया गया है मई 2022 की एग्जाम्स में। सर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है? छोटा कंपनी और बड़ा कंपनी के हिसाब से एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का ब्रेकअप है। ठीक है, पहले मैं वो डिस्कस करता हूं, उसके बाद हम लोग आरटीपी वगैरह के बारे में बात करेंगे। ओके, कॉपी में लिखना स्टार्ट करो। अच्छा, शेड्यूल 3 वाला अमेंडमेंट आप लोग कर चुके हो और उसका क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड भी है, आपके ग्रुप में भी दिया हुआ है। ओके, टीनू तुम था उस क्लास में जिस समय मैं वो कराया था शेड्यूल 3 वाला चेंजेस? था ना? ओके, हाँ। चलो कॉपी में लिखो। अमेंडमेंट इन the applicability of accounting standards। लिख लिए? इधर आ जाना बेटा। अब तो कोविड वोविड का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कम हो गया, तो इतना दूर दूर क्यों बैठना है? अच्छा सुनिए, मैं स्टार्ट करता हूं आज का पहला, रदर आपका ओनली अमेंडमेंट, क्योंकि शेड्यूल 3 वाला अमेंडमेंट का क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो टोटल 2 ही अमेंडमेंट है आपके ग्रुप 2 की अकाउंटेंसी में। वन वॉज शेड्यूल 3 एंड वन इज दिस एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्या बोलता है मैं आपको बताता हूं कि हमें मालूम है कि हमारे यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर बोलें तो 29 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड हैं, और उसमें भी 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और 8, डिप्रिसिएशन वाला और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला, वो ऑब्सोलीट हो गया है, वो हट गया है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में घुस गया है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंजिबल असेट वाले एस में घुस गया है। ये आपको बोला जा चुका है पहले। तो वो जो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो कौन सा किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इसके 2 रूल्स हैं। एक रूल कंपनीज जो एमसी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो बनाती है, और एक रूल इंस्टीट्यूट बनाता है। आपको ये बताया गया, हाँ, अमेंडमेंट बताने के पहले ये पुरानी बात एक बार आपको रिवाइज करा दूं, उसके बाद एग्जैक्ट अमेंडमेंट क्या है वो बताना है मुझे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करता है, टाइम टू टाइम ये बताता रहता है कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल है, और इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम बताता रहता है कि अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पे एप्लीकेबल है। अभी रीसेंट जो मीटिंग उन लोगों का लास्ट जून में हुआ था, उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं
एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस के ऊपर। मैं अगेन बोलता हूं, एएस में कोई चेंज नहीं है। कौन सा एएस किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा उसको लेकर के चेंजेस हैं। सीए इंटरमीडिएट में तुम लोगों के लेवल पे इस एप्लीकेबिलिटी वाले बात पे इतना बड़ा फोकस नहीं रहता है, बट मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अनुपम एक बार नीचे आना, मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कहां पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस का नोट्स दिया है आप लोगों को। जो मेरा एएस वाला बुक है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला बुक, उसके फर्स्ट पेज में अगर आपने नोटिस किया होगा तो उसका नोट्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला बुक देना, इंटर वाला। ये पोर्शन देखिए, इसमें चेंजेस आए हैं। ये वाला, ये पेज नंबर 6 जो अपनी बुक का है ना, ये कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं अभी जो आपको बोल रहा था वो ये बोल रहा था, देखो आईसीएआई रूल बनाती है एप्लीकेबिलिटी फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रूल बनाता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन कॉर्पोरेट एंटिटीज की कौन सी कंपनी कौन से एएस को अप्लाई करेगी। तो इसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस जो हैं मैं आपको बोलना चालू करता हूं। अच्छा, उस चेंजेस के आने की वजह से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो स्टोरी है, ये इनवैलिडेट हो जाता है। इसकी जगह एक नया स्टोरी आ जाता है जो हम आपको पूरा अच्छे से लिखा देंगे। ओके, सो आप ये समझ लो कि रूल्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया में चेंजेस हैं। ओके, गुड। सुनिए रूल क्या है। पहले कंपनी वाला रूल मैं आपको सुनाता हूं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाला है। कंपनीज एक्ट में जो चेंज है, उन्होंने बोला कि हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी के लिए कंपनीज को 2 ठो क्लास में बांटेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज को 2 क्लास में बांटेंगे। एक बोलेंगे एसएमसी और एक बोलेंगे नॉन एसएमसी। फुल फॉर्म का कोशिश कर सकते हो। स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनीज और बड़ी कंपनीज। नॉन एसएमसी माने बड़ा, इससे भी छोटा नहीं भी, ये तो खुद ही छोटा है। नॉन एसएमसी मतलब बिग साइज कंपनीज। हाँ, तो ये उन्होंने, मैं भी नोट्स लिखाऊंगा, ये उन्होंने डिस्टिंक्शन किया है। जो नॉन एसएमसी है ना, बड़ी कंपनियां, कौन है बड़ी कंपनी कौन है छोटी कंपनी, उसके रूल में चेंजेस आए हैं। ठीक है, पर जो भी बड़ी कंपनियां हैं, अच्छा फॉरगेट अबाउट इंड एएस एप्लीकेशन। जो 250 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ वालों के ऊपर इंड एएस एप्लीकेशन होता, याद है? हम लोग इंड एएस एप्लीकेशन का क्लास नहीं कर रहे हैं, उसका हम एक छोटा सा लेक्चर दे दिए थे। हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन जो इंटरमीडिएट के लेवल पे है, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो कंपनीज एक्ट ने क्या बोला? बोला कंपनियों को या तो एसएमसी बनना होगा या नॉन एसएमसी। तो बोला एसएमसी कौन है? बोला स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनीज। नॉन एसएमसी कौन है? बोला बिग साइज कंपनीज। एसएमसी का क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे कोई एसएमसी बनता है? तो उन्होंने बोला एक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। क्या बोला? लिस्टेड नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो मैं बोलूंगा ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, तब वो एसएमसी बनेगा। नहीं समझे? सारा। 2, वो बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं होना चाहिए। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं होना चाहिए। 3, उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। 4, उनका बोरोइंग 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। आया बात समझ में? अगर ये नहीं है तो वो छोटा कंपनी हो गया। माने बोरोइंग विथ लेस देन 50 करोड़, टर्नओवर विथ
लेस देन 250 करोड़, नॉन लिस्टेड, उल्टा बोल दे क्या हम? नहीं, बोरोइंग ठीक बोले ना, बोरोइंग और टर्नओवर ठीक से बोले ना। बोरोइंग का 50 करोड़ का लिमिट है और टर्नओवर का 250 करोड़ का लिमिट है, यही चेंज हुआ है। और बैंक नहीं होना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, और लिस्टेड कंपनी नहीं होना चाहिए। इवन लिस्टेड कंपनी में यहां तक गया है कि प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड भी नहीं होना चाहिए। मतलब डायरेक्टर लोग जो रिजोल्यूशन पास करते हैं ना कि हम शेयर इशू करने वाले हैं और हमारा शेयर उसके बाद लिस्टिंग होगा, वो भी नहीं हुआ होना चाहिए। नाइदर लिस्टेड नॉर प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड। हाँ, आप 2 पॉइंट बना देते हो 1, 2 करके। इट इज नॉट अ लिस्टेड, इट इज नाइदर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड। ठीक है, अगर ये सारा क्राइटेरिया कोई कंपनी फुलफिल कर लेती है तो वो हो गई एसएमसी। नहीं, और अगर कोई कंपनी एसएमसी नहीं है तो वो हो गया नॉन एसएमसी। दैट मीन्स बड़ा है, या तो वो लिस्टेड है, या वो प्रपोज्ड टू बी। अब बड़ा कंपनी का बात बोल रहा हूं, तो बड़ा कंपनी या तो लिस्टेड है, या फिर प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड है, या फिर बैंक, इंश्योरेंस, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला काम करता है, या फिर उसका, या फिर बोल रहा हूं अभी देखना, या फिर उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है, या फिर उसका बोरोइंग 50 करोड़ से ऊपर है। ये लोग कौन हो गए? नॉन एसएमसी, यानी बिग साइज कंपनी। एक फंडा याद रखिएगा, कोई बिग साइज कंपनी अगर है ना तो उसका होल्डिंग और उसका सब्सिडरीज को भी बिग साइज माना जाता है, चाहे वो बिग साइज नहीं हो। नहीं समझे? वैसे ही कोई स्मॉल साइज कंपनी है तो उसका होल्डिंग और सब्सिडरी को भी स्मॉल साइज माना जाता है। लेकिन अगर वो लोग बिग साइज हैं, नहीं समझे बात को, तो वो बिग, हाँ वो बिग साइज वाले में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बाप बड़ा है, हेलो, बाप बड़ा है, बेटा छोटा है, तो बेटा को बड़ा बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि बेटा छोटा है तो बाप को छोटा बोल दूं। आप समझे मैं क्या बोला? तो होल्डिंग एंड सब्सिडरीज ऑफ द अबव का भी क्राइटेरिया है इसके अंदर। तो सर इससे क्या होता है? इससे ये मैं लिखाऊंगा अभी। इससे ये होता है कि कंपनी स्मॉल साइज है या नॉन एसएमसी है, ये पता चल जाता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कहानी ये है कि नॉन एसएमसी को, यानी बिग साइज कंपनीज को हम लोग कोई एग्जेम्पशन नहीं देंगे। किसी भी तरह का कोई एग्जेम्पशन नॉन एसएमसी को नहीं है। मतलब जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, देयर आर 29 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 2 ऑब्सोलीट हो गया तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ऑल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फुल्ली एप्लीकेबल ऑन बिग साइज कंपनीज, उनको कोई एग्जेम्पशन नहीं है। स्मॉल साइज कंपनी को थोड़ा थोड़ा करके एग्जेम्पशन है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये कॉपी में आप लिखना स्टार्ट करो, लिखो। पहले कंपनी वाला लिखा रहे हैं ना, हेलो, तो ये डायग्राम बनाए हो? नहीं बना, रुक जाओ, ऐसे बनाओ। ऊपर में हेडिंग लिखो, पहले 1 में लिखो, 1 करके 1 लिखो। वी नो दैट accounting standards are applicable both on corporate entities and non-corporate entities. मैंने अपनी क्लास में कई बार बोला है कि मैं भी अपना सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनाता हूं, क्योंकि मेरा ऑडिट होता है। याद है ये बात अपने कई बार करते थे कि जिनका भी ऑडिट होता है उनको एएस फॉलो करना पड़ता है। तो कंपनियों की भी ऑडिट होती है, मेरी भी ऑडिट होती है, मैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हूं, तो एएस हम दोनों को ही फॉलो करना पड़ता है। बस मेरे को कुछ एग्जेम्पशन है, मैं आपको बताऊंगा।
छोटी कंपनियों को कुछ कुछ एग्जाम्शन हम बताएंगे, बड़ी कंपनियों को कहीं पर कोई भी एग्जाम्शन नहीं है। तो आज का क्लास में बहुत दूर तक डिस्कशन इसी चीज पे होगा, और क्योंकि लेटेस्ट चेंज आया है तो एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब कौन सा बनेगा वो अपन पढ़ेंगे, देखेंगे। लिखो नंबर 2, the rules of applicability of accounting standards for corporate entities are framed by Companies Act. ठीक है, फुल स्टॉप। However, for non-corporate entities, it is ICAI. It is ICAI. इंस्टीट्यूट फ्रेम करता है कि कौन सा एएस किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। माने सुदर्शन अग्रवाल के ऊपर कौन सा एएस एप्लीकेबल है, ये हाँ आईसीएआई डिसाइड करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन मेरी जो कंपनियां हैं, स्पीड वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड या मैग्नेट कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, इनके ऊपर कौन सा एएस एप्लीकेबल होता है, ये कंपनीज एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डिसाइड करता है। अब लिखो पैरा 3, हेडिंग दे दो एप्लीकेबिलिटी ऑन कंपनीज। क्या लिखा? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑन कंपनीज। ए करके लिखो, रोमन ए माने पैरा ए 3 का ए। कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू या कंपनीज आर क्लासिफाइड इनटू, एक बार फुल फॉर्म में लिखोगे और फिर ये वाला नाम लिखोगे, आर क्लासिफाइड इनटू, नीचे लिखो रोमन 1 रोमन 2, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनीज, और नॉन स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनीज। शॉर्ट में जहां पे स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी लिखा वहां सामने में एसएमसी लिख दो, इसके सामने में नॉन एसएमसी लिख दो। क्लियर? ये अभी रिसेंट अमेंडमेंट है, अभी जो आया है वो पढ़ा रहे हैं आपको। टोटल 2 ही अमेंडमेंट है, एक पहले पढ़ा दिया आप लोगों को और एक अभी पढ़ा रहे हैं। हाँ, लिखो पैरा बी, हु इज ए एसएमसी। लिखो नीचे, ए एसएमसी इज ए कंपनी विच इज नाइदर, यहां पे लिखो विच इज ए कंपनी लिख दिया। अब लिखो रोमन 1, एन एसएमसी इज ए कंपनी। हाँ, अब रोमन 1 कंडीशन बता रहे हैं, विच इज नाइदर लिस्टेड nor proposed to be listed. प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड वर्ड को अच्छा से एग्जाम में लिखना होगा तो आप बोलेंगे
इट इज नॉट इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड। तो प्रोसेस क्या होता है? बोर्ड रिजोल्यूशन पहले पास होता है कि कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करने वाला है, और उसके बाद शेयर इशू होता है तो फिर उसको लिस्टिंग कराना पड़ता है। तो कंपनी ने वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है। उसका छोटा वर्ड है प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड। तो लिस्टेड भी नहीं होना चाहिए और दूसरा प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड भी नहीं होना चाहिए। बी या रोमन 2, विच इज नॉट ए बैंक which is not a bank, comma, financial institution or an insurance company. ये नहीं होना चाहिए। ये हो गए अगर आप तो बिग साइज में आ जाएंगे। हाँ अच्छा, बिग साइज ही बोलने में ज्यादा इजी रहता है, नहीं नॉन एसएमसी बोलने में साला उल्टा पलटा होने का चांस रहता है। नहीं, नॉन एसएमसी जो छोटा नहीं है, बड़ा ही बोल दो रे वो नहीं, बट एग्जाम में नॉन एसएमसी लिखना पड़ेगा, प्लीज इसको ध्यान देना। हाँ, और आपको किसी तरह का कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। नंबर 3 में लिखो whose turnover, याद करके बताओ। हाँ, does not exceed, ऐसे लिखो, does not exceed 250 crores। does not exceed 250 crores। और डिटेल में जाओगे तो इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, क्योंकि अब कंपनी लॉ ने रूल बनाए हैं तो पूरा वो लॉ के हिसाब से जाना चाहिए ना, तो पूरा बाल का खाल निकालना पड़ेगा। लिखा? गुड। 4 which does not have borrowings नेगेटिव से डेफिनेशन दिया है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं है। पॉजिटिव डेफिनेशन जो पहले होता था, पहले जब मैं पढ़ाता था इसको, तो हम लोग बिग साइज को पढ़ते थे, लेवल 1 लेवल 2 बोलते थे। अब वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में वर्ड यूज करेंगे, बट नॉट बोलने से भी समझ में तो आ ही रहा है कि क्या बोला जा रहा है। लिखो विच इज नॉट हुज बोरोइंग्स मोर देन 50 crores। पहले ये 10 करोड़ होता था, अभी 50 करोड़ कर दिया। टर्नओवर पहले 50 करोड़ होता था, उसको 250 करोड़ कर दिया। क्लियर? ये चेंज है, मेन चेंज बोलो तो ये वाला है। नेक्स्ट लिखो विच इज नॉट ए, ये देखिए इंटरेस्टिंग है, इसको पकड़िएगा। विच इज नॉट ए होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ ए नॉन एसएमसी। ये लास्ट वाला पकड़ के बताओ। विच इज नॉट ए होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ नॉन एसएमसी। बाप बड़ा हुआ, बेटा छोटा है, बेटा को बड़ा बोलना पड़ेगा। बेटा बड़ा हुआ, बाप छोटा है, बाप को बड़ा बोलना पड़ेगा। एक छोटा होने से दूसरे बड़े को छोटा नहीं बोल सकते। एक बड़ा हुआ तो दूसरे छोटे को बड़ा। मैं परेशान कर दिया क्या रे? मैं परेशान कर दिया कि तुम समझ गए? समझ गए ना? बाप बड़ा तो बेटा छोटा होके भी बड़ा। क्लियर? और बेटा अगर बड़ा तो बाप छोटा होके भी बड़ा। बट लास्ट लाइन में हम अच्छे से लिखा है, बोलो। विच इज नॉट ए होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ नॉन एसएमसी। यानी अगर कोई नॉन एसएमसी का होल्डिंग हुआ या सब्सिडरी हुआ तो वो ऑटोमेटिकली नॉन एसएमसी हो जाएगा, है ना? वो एसएमसी नहीं होगा। तो विच इज नॉट करके साला 5 डेफिनेशन दे दिया। देख, वो लिस्टेड नहीं है, वो बैंक नहीं है,
उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर नहीं है, उसका बोरोइंग 50 करोड़ से ऊपर नहीं है, और वो कोई होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है किसी नॉन एसएमसी का। आई थिंक आई हैड मेड इट प्रिटी क्लियर। ग्रेट। तो सर ठीक है, मान लीजिए छोटी कंपनी, जैसे आपकी एक कंपनी है, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है मसाला वाली, पीआर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी है मेरी, छोटी कंपनी है, टर्नओवर अभी 5-6 करोड़ रुपया का है, हाँ, बोरोइंग 2-3 करोड़ रुपया का है, छोटा बोरोइंग है इंटरनली ये सारा, बट ठीक है, वी आर प्लानिंग कि ये वी आर वर्किंग वेरी हार्ड कि ये बड़ी हो जाए। हाँ बेटा, हाँ भाई, शार्क टैंक, आप सही सोच रहे हो, एकदम सही सोच रहे हो। People are working on this and they are hardcore professional people who are working on this. So, who knows? नहीं समझे कि ये भी एक आने वाले दिनों का यूनिकॉर्न रहे, नहीं क्या? बट मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं खाली पैसा लगाता हूं, डे इन डे आउट में मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। लेट मी सी, ऑलमोस्ट 100%, इट्स अ काइंड ऑफ ओपीसी, लेकिन है 3-4 होल्डर, बट नाउ आई एम प्लानिंग टू गिव ESOPs टू एम्प्लॉइज एंड ऑल, जो रियल में चाहिए, हाँ, ग्रो करने के लिए प्रोफेशनल लोगों को लेकर के आएंगे, सैलरी तो दे नहीं पाएंगे उतना, तो कम से कम स्टॉक ऑप्शंस दे करके उन लोग बड़ा कर पाया अगर, तो उन लोगों को प्रॉफिट होगा। एनीवे, लेट्स लीव इट। आइए ये वाला बात करते हैं पहले अपना पढ़ाई का। तो अगर मान लो ये मेरी छोटी कंपनी है और एक कंपनी हो गई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो बड़ी कंपनी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कहीं पर भी किसी भी तरह का एग्जेम्पशन नहीं है। अब RIL तो तुम बोलोगे सर इंड एस में चला गया, तो काहे बात कर रहे हैं RIL का, कोई और बड़ा कंपनी बोल दीजिए जो इंड एस कंप्लायंट नहीं है, एस कंप्लायंट है। तो मेरे को ऐसा कंपनी का नाम नहीं मालूम रियल वर्ल्ड में जो क्या बोले, नॉन एसएमसी भी है और लिस्टेड नहीं है, तो मैं नाम नहीं बता सकता हूं, बट ए लिमिटेड पकड़ लो ना, मान लो ये बड़ी कंपनी है, तो क्या बोलेंगे, इसको किसी तरह का कोई एग्जेम्पशन नहीं है। लिखो, ए बी हो गया ना, सी लिखोगे, देयर आर नो एग्जेम्पशंस there are no exemptions given to non SMCs. No exemptions given to non SMC. फुल एस, फुल फॉलो करना पड़ेगा। जो आप लोग पढ़े ना, जितना पढ़े, जैसे पढ़े, सब कुछ उनको फॉलो करना पड़ेगा। डी, ASMC is not required to apply, नीचे में रोमन 1, कैश फ्लो नहीं बनाना। मेरी कोई कंपनी कैश फ्लो नहीं बनाती, मेरी जितनी कंपनियां, मैं टाइम टू टाइम नाम बोलता रहता हूं ना, कोई कंपनी कैश फ्लो नहीं बनाती, बिकॉज दे ऑल आर एसएमसी। हम लोग का बैलेंस शीट पीएल और नोट्स बनता है, नो कैश फ्लोस। क्लियर? रोमन 2, A17, सर याद नहीं है लेकिन है सिलेबस में, नाम याद है? A17 का नाम याद है?
ग्रुप 2 में है तुम्हारे सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एसएमसी को अप्लाई ही नहीं करना, मतलब आप देखो ही मत कि ऐसे दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। यू डोंट नीड टू अप्लाई दीज टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। थर्ड पॉइंट में लिखो रोमन 3 में लॉट्स ऑफ एग्जेम्पशंस, लॉट्स ऑफ में तुम याद नहीं कर पाओगे इसलिए लॉट्स ऑफ बोला जा रहा है। Lots of exemptions are given so far as, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा समझ में बहुत अच्छे से आएगा। याद नहीं रख पाएंगे तो उसका एक शॉर्टकट मैंने बनाया है कि एग्जाम में आप ऐसा लिख के आना और वैसा ही लिख के आया जाएगा। वो 4 पेज का एग्जाम्शन है, वो कैसे याद रहेगा? किसी को बाप को याद नहीं रहेगा। इस पैराग्राफ का, इस एस का, इतना पैराग्राफ का ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे थोड़ी याद रहेगा। हम लोग उतना तो पढ़े भी नहीं है इंटर में। हम लोग का तो इंटर का सिलेबस इंटर के हिसाब से डिजाइंड है, तो उसी हिसाब से आपको ये नोट बना के दे रहा हूं। बोलो क्या लिखे? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। so far as disclosure requirements are there in various accounting standards. In various accounting standards. जैसे आप लोगों को ईपीएस याद है? ईपीएस पढ़े आप लोग? अर्निंग पर शेयर पढ़े हो? उसमें डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़े हो? बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़े हो? तो ये बोलना ऐसे कोई खास बात नहीं है। एसएमसी को डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो डिस्क्लोजर ही तो होता ना ईपीएस का, तो एसएमसी को डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने जिस चीज को आप कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे वो वाला चीज आपको बता रहा हूं। ईपीएस आप लोगों के ग्रुप 2 के सिलेबस में है। जो खाली ग्रुप 1 का एग्जाम दे रहा है वो बेचारा नहीं समझ पाएगा कि ये क्या है। आप ग्रुप 1 खाली कि ग्रुप 2 भी पढ़ रहे हो? ओके, तो ईपीएस वाली बात आपको मैं डाइल्यूटेड ईपीएस बोला तो आपको तो ऊपर से गया होगा ये चीज, बट जो लोग ग्रुप 2 की क्लास की डाइल्यूटेड ईपीएस जानते होंगे उनको एसएमसी को डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पशंस हैं जो डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। अकाउंटिंग और मेजरमेंट से रिलेटेड एग्जाम्पशंस नहीं है। अकाउंटिंग तो आपको पूरा करना पड़ेगा, असेट को असेट बोलना पड़ेगा, लायबिलिटी को लायबिलिटी बोलना पड़ेगा। आप एसएमसी हैं तो हम ऐसा एग्जाम्पशन कैसे दे दें कि आप किसी एक्सपेंस को एक्सपेंस नहीं बोलें? तब तो ट्रू एंड फेयर व्यू का बैंड बच जाएगा ना। आप किसी असेट को और लायबिलिटी को असेट लायबिलिटी नहीं बोलें, वैसा एग्जाम्पशन हम लोग नहीं दे पाएंगे। डिस्क्लोजर का एग्जाम्पशन दे देंगे, जैसे कैश फ्लो, पूरा डिस्क्लोजर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बना करके आप दिखा देते हो। इसमें अकाउंटिंग तो नहीं है ना। अकाउंटिंग जो जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट, उसमें हम आपको डिस्क्लोजर नहीं दे सकते, उसमें हम आपको एग्जाम्पशन नहीं दे सकते। क्लियर? लिखो, नो एग्जाम्पशंस 4 रोमन 4, नो एग्जाम्पशंस आर गिवन टू एसएमसी क्या लिखा? सो फार एज अकाउंटिंग, ब्रैकेट में लिखो जर्नल एंट्रीज, ऑब्लिक करके लिखो रिकॉग्निशन। टू रिकॉग्नाइज मीन्स टू रिकॉर्ड। पहला क्लास में मैं बोलता हूं ये वाला बात। सो फार एज अकाउंटिंग एंड मेजरमेंट, ब्रैकेट खत्म हो गया ना। अकाउंटिंग एंड मेजरमेंट is concerned,
and measurement is concerned. नहीं बोलने से चलेगा, नहीं परेशान हो जाओगे, एकदम बवाल हो जाएगा सब कुछ। ये ठीक है, ठीक है। तो कितना एग्जेम्पशन मिला वर्चुअली? अगर बड़ा बड़ा एग्जेम्पशन बोलोगे तो खाली 2 ही ना, AS3 फॉलो नहीं करने का, A17 फॉलो नहीं करने का। जब तो एकदम जब शुरू में मैं जब रूल आया 2006 में पहली बार आया था, जब ये सब रूल पहली बार जब आया ना, कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबिलिटी रूल्स कंपनीज एक्ट, नहीं समझे, तब 4 एग्जेम्पशन था, 3, 17, 18, 24। फिर से 3, 17, 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। 4 एग्जेम्पशन थे, उसको हटा करके 2, उसी से मैं 2 कर लिया था 2-3 साल में ही, बट अभी 2 ही एग्जेम्पशन है। कुछ कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ कुछ पैराग्राफ में डिस्क्लोजर्स में एग्जेम्पशन है, अकाउंटिंग में बेसिकली किसी तरह का एग्जेम्पशन नहीं है। ये मेन सीन है, ये मेन पिक्चर है। ओके, 1-2 पिक्चर आपको और बताता हूं, बस उसको ध्यान रखो, आगे बढ़ जाना। एक पिक्चर है बेटा कि एक केस है जो तुम लोगों के फुल फ्लेजेड सिलेबस में नहीं है, वो है AS21, 23, 27 कंसोलिडेशन। ग्रुप 2 में एक चैप्टर है ना, होल्डिंग कंपनी है ना, होल्डिंग कंपनी का एक चैप्टर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर। शुरू में इसमें एग्जेम्पशन था, शुरू में। बाद में कंपनीज एक्ट ने रूल बना दिया कि नहीं भाई साहब, हम एग्जेम्पशन नहीं दे पाएंगे। किसी के पास एक भी सब्सिडरी रहा, एक भी एसोसिएट रहा, एक भी जॉइंट वेंचर रहा, कंसोलिडेशन तो करना ही पड़ेगा। तो पहले रूल में एग्जेम्पशन था, अब जब कंपनी लॉ ने रूल ही माने कंपनीज एक्ट में चेंज ले आया तो एग्जेम्पशन इनवैलिडेट हो गया, इसलिए मैंने नहीं लिखाया, क्योंकि आज के दिन वो एग्जेम्पशन नहीं है। अब आप अगर पढ़ोगे किसी बुक में और आपको पता चला 21, 23, 27 में एग्जेम्पशन है, तो नीचे जरूर ढंग से पढ़ना कि कंपनीज एक्ट ने हाउ एवर रूल ला करके ये बोल दिया कि तुम भले छोटी कंपनी हो लेकिन कंसोलिडेशन तो तुमको करना ही पड़ेगा। तो दी एंड हो गया ना बात का, फिर वर्चुअली एग्जेम्पशन तो नहीं रहा ना मेरा बच्चा। बोलो हाँ, मेरी छोटी कंपनियों में कंसोलिडेशन होता है। स्नोब्लू का फ्लैक्स में कंसोलिडेशन होता है, और वो मेरा भांजा लोग करता है, तो मेरे से पूछता है कि कैसे कंसोलिडेशन होता है। हम बोले बेटा पढ़ा वो भूल गया, सब सी है। तो बोला नहीं, एसोसिएट का कैसे होता है बताइए, सब्सिडरी का कैसे होता है बताइए। सो उनको मेरे को ही गाइड करना पड़ता है कि दिस इज हाउ इट इज डन। पर क्योंकि मेरी कंपनियां हैं, यू अंडरस्टूड, और कंसोलिडेशन होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि एसएमसी होने के बावजूद हमको कंसोलिडेशन में एग्जेम्पशन नहीं है। तो अब आप बोलेंगे सर फिर आप क्यों बताए हम लोगों को, जब नहीं आप तो बोल दीजिए 2 ठो इसमें है। अब तो बोले ना 2 ही में एग्जेम्पशन है, बाकी में नहीं है, अलग से क्यों पढ़ाए। आपको n नंबर ऑफ प्लेसेस में ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि यहां एग्जेम्पशन है, नहीं समझे। बट हाउएवर जरूर पढ़ना कि कंपनीज एक्ट ने वो एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया है। ड्रॉप कर दूं बात को, तो फैक्ट पूरा पता चल गया। एक बात और सुन लेना, यह अच्छा बात है। एक एस है जो तुमने नाम भी नहीं सुना, AS25, उसका नाम है क्वार्टरली रिपोर्टिंग, इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या? इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग, क्वार्टरली रिपोर्टिंग। ये वाला एस ना तो बड़ी कंपनियों पे ना छोटी कंपनियों पे, किसी पे भी एप्लीकेबल नहीं हो पाया। सर ऐसा एस क्यों बनाया कि एप्लीकेबल नहीं हो पाया? इस एस के वास्टनेस की वजह से। ये इतना बड़ा बना दिया उन्होंने, इतनी सारी रिक्वायरमेंट मांग ली कि वर्चुअली वो इम्पॉसिबल टू अप्लाई है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड क्वार्टरली रिपोर्टिंग। AS20, बोलो बेटा, AS25, which is neither applicable on SMC nor applicable on non-SMC, क्योंकि उसको एप्लीकेबल हम लोग करवा ही नहीं पाए। माने इंस्टीट्यूट उसको एप्लीकेबल बेचारा
करवा ही नहीं पाया वास्टनेस की वजह से। तब तुम पूछो, मैं बोलूं ना ये सब बात, तब तुम पूछोगे सर फिर क्या रिलायंस बड़ी कंपनियां भी क्या क्वार्टरली रिपोर्टिंग नहीं करती? सेबी, बोलने दो बेटा, पूरा सुन लो फिर सुनो। सेबी लिस्टेड कंपनियों के ऊपर अपना, सेबी का अपना क्वार्टरली रिपोर्टिंग का रूल ठेला हुआ है। बोला AS25 फॉलो मत करो, मेरा रूल फॉलो करो, क्योंकि तुम लिस्टेड हो, हम हैं बॉस। कौन बोल रहा है ये बात? किसको बोल रहा है? लिस्टेड कंपनियों को। तुम सुनोगे ना भाई सर हम तो देखते हैं क्वार्टरली रिपोर्टिंग, हम तो न्यूज़पेपर में देखते हैं आता है क्वार्टरली रिपोर्टिंग, हम लोग के तो मोबाइल में आ जाता है किसी कंपनी का क्वार्टरली रिपोर्टिंग। तो वो क्या है? वो सेबी ने लिस्टेड कंपनियों के लिए रूल बना के रखा है। क्या ये बात हम आपको लिखाएं या आप परेशान हो जाएंगे? आप समझ गए ना? तो लिख लो, अच्छा रहेगा। कल को प्रोड्यूस करने अगर आएगा नहीं, बट बाई चांस किसको मालूम, जब हम बोले और तुम समझ गए तो फिर लिखने में क्या प्रॉब्लम है? लिखो, हाँ इसको ई लिख दो। लिखो देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट about AS25 dash interim financial reporting. लिखो it is neither applicable on बोलो SMC नॉर नॉन SMC और नॉन SMC। और आपके लिए इतना काफी है। अगर तुम लोगों को जानने का मन है कि सर क्यों नहीं है, तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। इवन इसका जो इंड एस भाई है ना, इसका जो इंड एस वाला भाई है, इंड एस 34, इसका भाई है तो इंड एस 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, वो भी एप्लीकेबल नहीं है, वो भी उतना ही वास्ट है। ठीक है, वो लाइन लिख लो। हाउ एवर सेबी हैज मैंडेटेड वर्ड समझ में आता है? सेबी हैज मैंडेटेड क्वार्टरली रिपोर्टिंग on listed companies as per SEBI rules. As per SEBI rules. The end. पहला लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है, अमेंडमेंट का फर्स्ट पार्ट। आप पूरा समझ गए, अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएंगे अपन आराम से इस चीज को। अब आप एक बार के लिए ये तो कंपनी हो गया, इस वाले क्वेश्चन को देखोगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 अभी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी वाला रूल है जो मैं अभी बताऊंगा पैरा 4 में। इसको थोड़ी देर तक पढ़ो, खाली क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्यूशन बाद में। पहले खाली क्वेश्चन आधा मिनट में आता हूं। खाली पूछ रहा वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड एज SMC। क्या लिखा है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बोलो, a subsidiary of a multinational company listed in London Stock Exchange। कहानी खत्म हो गया। बड़ा बाप का, हाँ बेटा भी बड़ा ही माना जाएगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। समझ गए बात को? तो पहला का आंसर है ए प्राइवेट लिमिटेड कैनॉट बी SMC, इट्स अ नॉन SMC। क्लियर है? समझ गए आराम से? फिर वो एक लाइन और ऐड कर देगा, क्या इसको किसी तरह का एग्जाम्पशंस मिल पाएगा?
आप जवाब दीजिएगा नहीं, क्योंकि ये नॉन एसएमसी है, इसको काय का एग्जम्पशन, ये तो बड़ा कंपनी है। नेक्स्ट, ये एसएमसी है ना, क्योंकि ये किसी का लिस्टेड लास्टेड का होल्डिंग सब्सिडरी वगैरह 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 कहानी नहीं है। तो इस पे कुछ कमेंट करो। 50 250, हाँ 2 पहले का क्यों बोल रहा फिर? अच्छा, सोल्यूशन में 50 लिखा हुआ होगा, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। ओके, आप समझ गए ना? तो 250 करोड़ से नीचे टर्नओवर देखा जाता है, अदर इनकम देखा नहीं जाता, खाली टर्नओवर देखा जाता है। और बोरोइंग 50 करोड़ से नीचे नीचे है, तो ये एसएमसी है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, क्योंकि रूल चेंज हुआ है ना, तो आ सकता है एग्जाम में। अपन कंफर्टेबल है? श्योर, वेरी गुड। चलो कॉपी में लिखते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 का ABCD करके लिखाए थे हम, है ना? कि पैरा 4 का, 3 का हेडिंग क्या दिए थे बेटा? एप्लीकेबिलिटी ऑन कंपनीज। अब लिखो एप्लीकेबिलिटी ऑन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। आप मेरे को ध्यान में रख के, सुदर्शन अग्रवाल ध्यान में रख के पढ़ोगे। हाँ, पॉइंट 4। इसका ए सेम तरीके से पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा। जैसे समझ में आया ना अभी पुराना वाला, पूरा समझ में आया ना, ये भी पूरा समझ में आएगा, उससे काफी ज्यादा लेंदी है। 1 मिनट। कुछ भी ले आओ बच्चों, रेडी? 4 क्लास में डिवाइड किया गया है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को। 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। रिपीट, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। बड़ा, मझला, छोटा, बहुत छोटा। समझ गए? बड़ा, बिग साइज, मीडियम साइज, स्मॉल साइज, माइक्रो साइज। MSME नाम सुनते हो? MSME। तो माइक्रो माने बहुत छोटा, स्मॉल छोटा, मीडियम मझला, हाँ थोड़ा बड़ा, स्मॉल से थोड़ा बड़ा, और बिग साइज जो है वो तो बिग साइज है ही। तो ऐसे करके 4 लेवल बनाया गया। क्लियर? लिखो। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज आर classified into the following 4 classes. Classified into the following 4 classes. नीचे में रोमन 1, 2, 3 करके लिख दो। लेवल 1 एंटिटीज, लेवल 2 एंटिटीज, रोमन में लिखना। लेवल 3 एंटिटीज, लेवल 4 एंटिटीज।
कौन लेवल 1 में है आप गेस कर सकते हो? कौन लेवल 1 में है आप गेस कर सकते हो और आपका गेस रॉन्ग होगा ही नहीं। अच्छा, ये लेवल 1 बड़ा मझोला, मझोला हिंदी में बोलते हो ना, मझला भाई, मझला भाई नहीं बोलते, फालतू बात। आप लोग मझला भाई नहीं बोलते हो, तो 2 नंबर वाला भाई को क्या बोलते हो? जैसे हम मंझला ही तो बोलते हैं यार। मेरे बड़े भाई साहब हैं, एक बड़े, और मेरे से एक छोटा भाई है, हम तो हाँ वो जो बीच वाला तो मझला ही तो बोलते हैं। हाँ ठीक है, बट ठीक है, समझे ना। अच्छा, बड़ा, मझला, छोटा, छोटा और बहुत छोटा, बस मजाक नहीं, ठीक है ना। तो बड़ा साइज कौन हो सकता है आप गेस कर सकते हो, अभी अभी पढ़ाए हैं। वो सारा क्राइटेरिया डिट्टो है, क्योंकि इंस्टीट्यूट, कंपनी जो रूल बनाता है उस रूल को पैरिटी पे लेके चलना चाहता है। नहीं समझे? लिखो बी। ये ए हो गया। बी, लेवल 1 एंटिटी is an entity which fulfills, यहां पॉजिटिव डेफिनेशन है ना, क्योंकि हम लोग लेवल 1 का डेफिनेशन दे रहे हैं। देखिए, बड़ा का डेफिनेशन दे रहे हैं, विच फुलफिल्स एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, नीचे लिखो रोमन 1 लिस्टेड, प्रपोज टू बी लिस्टेड, बी नहीं, रोमन 2 ना, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। 3 टर्नओवर मोर देन 250 crores। एक फुलफिल करना कोई सा भी। हाँ बोलो उसके बाद। बोरोइंग मोर देन 50 crores। अभी शॉर्ट में लिखा है जानबूझ के, क्योंकि ऊपर बहुत डिटेल में लिखा चुके हैं। बोरोइंग मोर देन 50 crores, और 5 में लिखोगे होल्डिंग एंड सब्सिडरीज ऑफ अबव। क्लियर? अब मैं आपको जनरल आइडिया दे दूं, जो मोस्ट जनरल आइडिया है। 1 और 5, देखो 1 और 5 इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स में जनरली पॉसिबल नहीं है। एक इंडिविजुअल का कहां डेट सिक्योरिटी या इक्विटी सिक्योरिटी लिस्टेड होगा यार। कम से कम इंडिया में तो प्रावधान नहीं है। पर कोई स्पेशल रूल के हिसाब से मान लो किसी इंडिविजुअल ने बॉन्ड डिबेंचर इशू किया, बॉन्ड इशू किया, कुछ भी किया और उसको लिस्टिंग कराना पड़ा, तो वो लिस्टेड में आ जाएगा। बट ये होता नहीं है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ इन इंडिया। मानते हो? 5 भी पॉसिबल नहीं है। होल्डिंग और सब्सिडरी तो यार कंपनियों का होता है ना। जल्दी बोलो, ये तो कंपनी में तुम पढ़े हो ना, और हम लोग तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का बात कर रहे हैं। इवन इंडिया में तो बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इंडिविजुअल को रन करना अलाउड नहीं है। नहीं समझे? तो आप टर्नओवर वाला बात पे स्टिक कर सकते हो अगर नटसेल में बात को समझो तो। लेकिन एग्जाम में लिखने आएगा तो 5 लिखना पड़ेगा। बिकॉज किसको मालूम कौन सा इंडिविजुअल रूल के हिसाब से बाई चांस कभी ये सब आ गया तो इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से रूल दे दिया है। बट हम और तुम जानते हैं प्रैक्टिकली 1, 2 और 5 दोनों तीनों पॉसिबल नहीं है। ड्रॉप कर दूं? ये लोग कौन हो गए?
लेवल 1 हो गए। अब नीचे लिखो लेवल 2 एंटिटीज। नीचे लिखो लेवल 2 माने थोड़ा छोटा उससे, हाँ, रोमन 1 करके लिखो टर्नओवर। गेस करो। 50 to 250। समझ गए? बड़ा गैप है नहीं 50 to 250 का, क्योंकि 250 के ऊपर जाते ही लेवल 1 हो जाएगा, तो उससे छोटा कम नहीं लाना पड़ेगा। तो छोटा कितना छोटा? आंसर इज 50 से 250 के बीच का नीचे। और बोरोइंग, गेस करो। वाह, दो गेस दोनों राइट। लिखो 10 to 50 करोड़। $10 to 50 करोड़ बस। लेवल 2 के डेफिनेशन में ये दो बातें लिख देना चलेगा। लेवल 1 में 5 लिखना पड़ेगा, पर ऐसे भी मालूम है आपको 135 बेकार है। हेलो, 125 बेकार है। एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी लिस्टेड, एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी ए बैंक, एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी ए होल्डिंग और सब्सिडरी, है ना। तो मेन टर्नओवर और बोरोइंग का ही क्राइटेरिया है बेटा। फिर भी इंस्टीट्यूट ने लिख के दिया तो अपन लड़ाई क्यों करें। सी नंबर पैरा, सी ना, डी लेवल 3 एंटिटीज। लेवल 3 एंटिटीज, गेस करो। लिखो टर्नओवर 10 से 50। ये एविडेंट गेस है, लेकिन नहीं, इजी सा गेस है। बोरोइंग बोलिए 2 से 10। बोला लेवल 4 के लिए जगह ही नहीं है। हमारा लेवल 4 है सारा, नहीं है। बोरोइंग 0 है सुदर्शन अग्रवाल इंडिविजुअल का, और टर्नओवर 10 करोड़ चाहिए ना। टर्नओवर तो 10 करोड़ चाहिए ना, 10 करोड़ कहां टर्नओवर है। लिखो लेवल 4। All other entities are level 4 entities. All other entities are level 4 entities. ले बना के दिखा। अरे बाबा ठीक है, देख के कॉपी हो गया, हम क्या करें। हाँ, लड़ाई थोड़ी करना है। देख के ऊपर वाला चिपका दिए। ये भी एक तो अच्छा है, एक तो लिख के रख लो अपने लिए, शॉर्टकट की तरह याद रखने के लिए काम आ जाएगा।
तो इंटरेस्टिंग है कहानी, है कि नहीं? अब आइए एप्लीकेबिलिटी सुनते हैं। रेडी? बोलूं? सुनिए। AS25 वही वाला, वो गंदा वाला इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग, जब वही एप्लीकेबल नहीं है कंपनियों में ही, तो इंडिविजुअल में क्या तो एप्लीकेबल होगा? तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि ये कभी इंडिविजुअलों में एप्लीकेबल होगा। कोई लेवल 1, 2, 3, 4 किसी में एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि इंस्टीट्यूट बुक लिखते वक्त बोल देगा कोई एग्जम्पशन लेवल 1 को नहीं है, पर हम जानते हैं अच्छा से कि AS25 तो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। रे बाप, तो कहां से करा दोगे? क्लियर? AS20, 21, 23, 27 इसलिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्योंकि ये पिक्यूलियर टू कंपनीज है। जैसे अर्निंग पर शेयर, अब पर शेयर कहां से लाओगे भैया? अर्निंग पर इंडिविजुअल, ऐसे थोड़ी होता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। और ये तीनों कंसोलिडेशन का है, तो कंसोलिडेशन के लिए तो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी होना चाहिए। तो ये 5 तो प्रॉब्लम की वजह से किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि बोलने को इंस्टीट्यूट बोलेगा नो एग्जेम्पशंस गिवन टू लेवल 1, बट मैं जानता हूं कि ये एग्जेम्पशन है और नेचुरली है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि इनको अप्लाई करवा पाओ तुम। लिखो, हाँ F पॉइंट लिखो। AS25 has not yet been made mandatory, has not yet been made mandatory. नीचे AS20, 21, 23, 27 cannot be applicable practically, cannot be applicable practically on a non-corporate entity. Cannot be applicable practically on a non-corporate entity. ठीक उसके नीचे रेस्ट ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रेस्ट ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फुली एप्लीकेबल आर। अच्छा, आप समझ गए ना मैं क्या बोला? 20 EPS, 21 कंसोलिडेशन, 23 कंसोलिडेशन, 27 कंसोलिडेशन। सर 3-3, 21 में कंसोलिडेशन ऑफ ए सब्सिडरी, 23 में कंसोलिडेशन ऑफ एन एसोसिएट, 27 में कंसोलिडेशन ऑफ ए जॉइंट वेंचर। आपके सिलेबस में इस तरह से नहीं है, ग्रुप 2 में भी खाली सब्सिडरी का कंसोलिडेशन है, वो भी थोड़ा सा। लेकिन ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। और 25 को तो मैंडेटरी इन्होंने अभी तक किया ही नहीं है। तो इन 5 को ना छोड़ के बात करेंगे, माने 27 में से 22 का ही बात करेंगे। 6 और 8 तो ऐसे ही जिंदा नहीं है। 6 कौन सा? डेप्रीशिएशन वाला, और 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंजिबल एसेट में घुस गया, डेप्रीशिएशन PPE के अंदर घुस गया। तो 27 में 5 है, 29 में 2 तो ऐसे चला गया 27, 27 में 5 ऐसे चला गया 22। सो वी शुड टॉक अबाउट 22। हाँ बोल दे रे बाबा। तो 22 में पूरा 22 का 22 किसके ऊपर एप्लीकेबल है? लेवल 1 एंटिटीज पे। क्या लिखा बोल? फुली एप्लीकेबल ऑन लेवल 1 एंटिटीज। नीचे स्टार लगा के लिखो। AS3
क्या? AS3, 17, AS3, 17 are not applicable on level 2. माने ऊपर का 5 प्लस 2, अरे ऊपर का 5 को बात ही नहीं कर रहे हैं ना, ऊपर का 5 का बात ही नहीं करते हैं. ये 2 AS लेवल 2 पे एप्लीकेबल नहीं है. नीचे लिखो और एक स्टार. AS3, आगे बोलिए, 17, 18, 24 not applicable on level 3 entities. दो और, हेलो, दो और नीचे लिखो. ये लेवल 3 के लिए बोला. AS3, 17, AS3, 17, 18, 24 are not applicable on level 4 entities also. सर मतलब 3 और 4 को सिमिलर टाइप का एग्जेम्पशन है सो फार एज लार्ज स्केल एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. 2 को 2 AS में एग्जेम्पशन है, खाली 2 में, 3, 17. 3 और 4 को 4 में एग्जेम्पशन है. मैं उस 5 का बात नहीं कर रहा हूं. वो 5 तो दुनिया में सभी को एग्जेम्प्ट हो गया. वो क्लियर. 3 और 4 वालों को 4 एक्स्ट्रा एग्जेम्प्ट चलेगा. लिखो लास्ट पॉइंट. तो बोलोगे तुम 3 और 4 में फिर फर्क क्या हुआ सर, क्यों बनाया? डिस्क्लोजर में बहुत ज्यादा एग्जेम्पशन है उसको. डिस्क्लोजर रिलेटेड भी तो एग्जेम्पशन है ना. लिखो लॉट्स ऑफ एग्जेम्पशंस. क्या? लॉट्स ऑफ अच्छा सुनो ना, ये लेवल 4 में 28 को भी लिख दो. इंपेयरमेंट तुम लोग के सिलेबस में नहीं है. लेवल 4 में 28 को भी लिख दो. 28 में भी छूट है उनको. लेवल 4 में लिख दिया ना, ठीक. तो लिखो लास्ट पॉइंट में लॉट्स ऑफ एग्जेम्पशंस आर अवेलेबल. क्या? लॉट्स ऑफ एग्जेम्पशंस आर अवेलेबल so far as disclosure requirements are there. So far as disclosure requirements are there to on level 2, level 3 and level 4 entities. लेवल 2 में कम एग्जेम्पशन है, लिखना मत. लेवल 3 में थोड़ा ज्यादा और लेवल 4 में बहुत ज्यादा एग्जेम्पशंस हैं. तो ये सब एग्जेम्पशंस आप ध्यान नहीं कर पाओगे क्योंकि पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ है, तो अपने को वो पढ़ना नहीं है. स्टोरी क्लियर हो गया? मुझे बता दो. तो उन 5 को अगर साइड कर दें, कौन सा 5 बोलो तो 25, 20, 21, देख के बोलो ना, 21, 23 और 27. लेवल 2 को 2 AS में एग्जेम्पशन है, 3, 17. लेवल 3 को 4 में है, 3, 17, 18, 24. उसको 5 एक्स्ट्रा 28 नंबर में भी एग्जेम्पशन है. बाकी डिस्क्लोजर्स के एग्जेम्पशंस हैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा और बहुत ज्यादा.
ये सर एप्लीकेबिलिटी के रूल्स हैं। इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं। हां, कैसे क्वेश्चन आएंगे? एक तो आपने अभी क्वेश्चन देखा ना। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जो आज हम बनाने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं वो क्वेश्चन। अभी जो लेटेस्ट इंस्टीट्यूट ने जो आरटीपी दिया ना मई 22 में, आप लोग लाए हो वाला प्रिंट आउट? कंप्यूटर में, मोबाइल में देखोगे तो मोबाइल में देखो। तो आज का हम लोग पहला सम, अब पढ़ लिए, पूरा समझ में आ गया ना अच्छे से बेटा? आज का हम लोग पहला सम बना रहे हैं। एक मिनट रुकना, मुझे थोड़ा सा वक्त देना। इसी में ही था ना? हां, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16A। ये बच्चों अभी जो आप लोगों ने प्रिंट आउट लाया है, या आप लोग जो मोबाइल पे क्वेश्चन देख रहे हो, ये मई 22 का आरटीपी है, रिविजनल टेस्ट पेपर। ऑब्वियसली अमेंडमेंट के साथ रहेगा, मतलब शेड्यूल 3 वाला अमेंडमेंट भी और ये एप्लीकेबिलिटी वाला अमेंडमेंट के साथ रहेगा। और इंस्टीट्यूट चाहेगा जरूर कि अमेंडमेंट के साथ क्वेश्चन दे, एक दो क्वेश्चन तो उसका जरूर से जरूर दे दें। ओके, तो उस डायरेक्शन में अपना पहला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं 16 का ए। हम लोग अब सम बनाएंगे, रिवीजन होगा क्लास में। ओके, लिखो ऊपर में, नया पेज में चले जाओ। आरटीपी मई 22, मई 2022। सोलह का ए, बोलिए किस लिए? बोरोइंग में फंस गया है ना, बोरोइंग में फंस गया। टर्नओवर में जीत गया था पर बोरोइंग में फंस गया। तो अगला पूछा क्या है क्वेश्चन में? एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द एग्जेम्पशंस दैट आर अवेलेबल एज पर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल 2021। ये अभी रूल बना ना, इसलिए 2021, पहले 2006 चलता था। रूल्स 2006 चलता था। तो आंसर लिखो। एक कंपनी, कैसे नोट, कैसे एग्जाम में लिखोगे, कैसे पूरा मार्क्स मिलेगा? लिखो, एक कंपनी will be considered as SMC whose, वो पांचों बात आपको लिखनी है। एसएमसी का डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग, नॉन एसएमसी का नहीं। कैसे लिखोगे? विच इज नॉट ए, नहीं समझे? मैं लिखाऊंगा थोड़ी यार अभी, वो समझ गए ना? लिखो, वहीं पे लिख दो, लिस्ट ऑल दी 5 क्राइटेरिया। समझ गए क्या लिखना है? तो ये टाइम बचा रहा हूं मैं, थोड़ा सा बचाना चाहिए मुझे, क्योंकि अभी अभी लिखाए हैं, खराब लगेगा लिखने में ही। यस बोल दे बेटा प्लीज। अब नीचे आंसर लिखो। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज
पहले ये लिखना है, समझे कि नहीं? तो ये आपने फैक्ट बता दिया भाई, माने ये आपने रूल बता दिया, अब आप फैक्ट बता रहे हो। क्या लिखा? इज कितना बोलो तो 225 करोड़, विच डजंट एक्सीड 250 करोड़, बट its borrowing is, बोलो, 51 crores which is more than 50 crores। और आरटीपी में क्वेश्चन दिया तो चांस बनता है ना बेटा क्वेश्चन आ जाने का एग्जाम में, लोग डायरेक्ट छाप देता है एकदम। फुल स्टॉप। सो इट इज, बोलो, ए नॉन एसएमसी। वेरी गुड, फुल स्टॉप। आगे फाइनल आंसर। हाँ, द एग्जम्पशंस आर नॉट अवेलेबल टू दिस कंपनी। तो अच्छे से समझे हम लोग, नहीं पिछला 1.5 घंटा में जो भी कुछ पढ़े, वी अंडरस्टूड इट। 1.5 घंटा लग गया, मालूम है कि नहीं? 11 बजे से चालू कर दिए थे हम, नहीं 1 घंटा, 11 बजे चालू किए थे ना हम, आप लोग थोड़ा देर से आए थे, 1-1.25 घंटा लग गया, पर हम लोग पूरा समझ गए अच्छे से ना। ग्रेट, गुड। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखो। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस मतलब इसमें पढ़ाई का सेंस नहीं है, हालांकि हम बता देंगे आपको, लेकिन ये कॉमन सेंस है। क्या बोल रहा है वो? बोला मेरा बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज है, मेजॉरिटी में मैं चैरिटेबल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं, क्या मुझे एग्जेम्पशंस मिलेंगे? समझ रहे हो? नहीं मिलेंगे। गुड, क्यों नहीं दिए? ये सब फालतू हम सेक्शन फैक्शन का बात मत करो, हमारा बात करो। यहां पे हमारे यहां बोला गया छोटा सा भी पोर्शन अगर आपका बिजनेस में है तो पूरे एक्टिविटीज पे एस लगाना होगा। हाँ, पूरी एक्टिविटीज पे एस लगाना होगा। लिखो, लिखो द कंपनी, कंपनी भी नहीं, एन ऑर्गेनाइजेशन करके लिखो। एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेनली या प्रीडोमिनेंटली ए चैरिटेबल oblique religious organization, full stop, but its small proportion of activities are business in nature. Are business in nature. Full stop. Accounting standards will be applicable on this organization as it is carrying on business activities. Full stop.
The interesting part is that the accounting standards will be applicable on both. अब तुम बताओ मैं क्या लिखाने वाला हूं. On both business activities and charitable activities. Yes, non-business activities. On both business activities and charitable activities. तो कॉमन सेंस लगा करके फिर एक और बात बोलो. अगर मेरा पूरा एकदम चैरिटेबल है, मतलब मैं डोनेशन लेकर के डोनेशन दे देता हूं. हाँ, बिजनेस ही नहीं है, मैं वही बोल रहा हूं, तो भी क्या मेरे ऊपर एस एप्लीकेबल करवा दोगे? हार्डकोर जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं उन पे एस एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज बिजनेस एक्टिविटी तो होना चाहिए. वहीं पे नीचे स्टार लगा के लिखो. However, if the entity doesn't carry any commercial, industrial or business activities, IE करके लिखो. It is carrying on only charitable activities, then accounting standards will not be applicable. बढ़िया. प्योर ट्रस्ट जो होते हैं, एकदम प्योरेस्ट ट्रस्ट, जैसे वो अपन रानी सती दादी वगैरह का जो ट्रस्ट वगैरह होता है, हाँ उन लोगों, हाँ सालासर बोल दो, तो उन लोगों के ऊपर नहीं होता है इस एप्लीकेबल. क्वेश्चन नंबर 15. अगला क्लास में प्रिंट करवा के ले आना. हाँ, दिक्कत होता नहीं तो पढ़ने मेरे. चल यहां से पढ़ ले, ज्यादा इजी रहेगा. बट मेन क्वेश्चन तो उधर वाले पेज में है. अच्छा, एक मिनट रुकोगे? इस वाले सॉल्यूशन का भी आंसर अब चेंज हो जाएगा. देखो तो ये वाला पार्टनरशिप है. पार्टनरशिप नॉन कॉर्पोरेट है. जो पैरा 4 ना 5 जो लेटेस्ट वाला लिखाए थे उसमें इसका आंसर एक बार कर लेते, फिर 15 नंबर करेंगे. हाँ बेटा, अब इसका सोल्यूशन तो पूरा चेंज हो गया ना बेटा. अब तो नए रूल आ गए ना. ये अपने पेज नंबर 9 में है दोनों क्वेश्चन. अपने बुक में
तो उसको दोबारा पढ़ के मत चला जाना, माने वो चेंज हो गया है। ओके, क्या हुआ बताओ? एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन दिस पार्टनरशिप फॉर्म। कौन से लेवल में चला गया ये? हाँ, लेवल 4 में चला गया। थैंक यू, यू अंडरस्टूड करेक्टली, मेरा मेहनत सफल हुआ। लेवल 4 में चला गया। क्या एग्जाम्शन दोगे? 5+5। अच्छा, तो भी 5+5 बोलना पड़ेगा ना यार। वो 5 भी तो बोल, एग्जाम में तो लिखोगे ना तुम, ना हम ना बोले कि ये 5 तो नॉर्मल है, पर एग्जाम में तो तुम ही बोलोगे ना वहां पे। क्यों नहीं बोलना पड़ेगा बताइए? फिर तो मार्क्स नहीं मिलेगा ना ठीक से। आप नहीं समझे? 5+5 बोलना चाहिए कि नहीं हमको बताओ? तो एक बार 5+5 का नंबर बता दो। नहीं, बिना देखे, बिना देखे। 25, 20, 21, 23, 27, 3, 17, 18, 24 और 28। ये तो आउटराइट ही एप्लीकेबल नहीं है। और फिर दुनिया भर के और एग्जेम्पशंस हैं डिस्क्लोजर्स पे। डन, ग्रेट। चलो, ये पाप भी धुल गया अपना। पाप मतलब अमेंडमेंट आने की वजह से अब बुक सुधार देंगे बुक को। चलो 15। मतलब स्ट्रेट लाइन। कहानी सब कुछ बिगड़ जाएगी जब लास्ट लाइन में पहुंचोगे आप। सब कुछ बढ़िया बढ़िया लगेगा, लास्ट लाइन में जाओ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, उसके बाद पढ़ो। पीएल बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? नॉट अज्यूमिंग अ गोइंग कंसर्न, माने ये बंदा गोइंग कंसर्न नहीं है तो कोई एस वेस फॉलो नहीं होगा। तो सर क्या है इसमें रूल? हर असेट और लाइबिलिटी को रियलाइजेबल और पेएबल वैल्यू पे लिखना पड़ेगा। एजीफ कंपनी कल बंद होने जा रही है, उस हिसाब से हर चीज को रियलाइजेबल पेएबल वैल्यू पे मेजर करना पड़ेगा। उसके हिसाब से सारे प्रॉफिट लॉस पीएल में भेजने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एक लाइन का बात बोलता हूं। 1 नंबर पॉइंट देखो, देख लिए 8 साल बचा हुआ लाइफ, हिसाब से फिक्स्ड असेट का फिगर देखो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 8 करो। एक बार करो मेरे लिए। 45,000 हिसाब से आपको 45,000 डिप्रीसिएशन देना चाहिए। अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता नॉट ए गोइंग कंसर्न, नॉर्मल कंपनी होती, नॉर्मल इंडिविजुअल होता, तो 45,000 करेक्ट आंसर है। पर आज ये नहीं चलेगा, क्योंकि आज आपको असेट को 325 पे लिखना है, क्योंकि असेट का रियलाइजेबल वैल्यू 325 है। कमेंट करो। डेप्रीसिएशन 360 माइनस 325 35,000 होगा। डिड यू अंडरस्टैंड द फर्क? ये सब और मजेदार होता कि इसको जीसी पे भी बनाते और नॉन जीसी पे भी बनाते, कि ये गोइंग कंसर्न भी है तो प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाओ, और नॉट ए गोइंग कंसर्न है
तो पीएल बैलेंस शीट बनाओ, ज्यादा मजेदार हो जाता। बट खैर अभी हम लोग यही वाला बनाते हैं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं। ट्रेडिंग एंड P&L का जल्दी से फॉर्मेट बना दो। हाँ, टाइम भी तो नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड क्या है बताओ? रेडी? फॉर्मेट सबका रेडी? मैं स्टार्ट करूं या 2 मिनट वेट करूं? वेट करूं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ढूंढते रहो तब तक। ओपनिंग स्टॉक ढूंढते रहो तब तक। लिख लो 2 ओपनिंग स्टॉक। एकदम इजी है, बस सब कुछ को रियलाइजेबल पेएबल वैल्यू पे लिखना है, दिमाग ये लगाना है। बोलो 2 ओपनिंग स्टॉक कितना लिखूं? गुड। 2 परचेजेस, इसमें कोई झमेला नहीं होता है। 22,50,000 ढूंढे आप लोग ये सब चीज। बाई सेल्स, इसमें भी कोई झमेला नहीं होता है। बाई क्लोजिंग स्टॉक, पहला झमेला स्टार्ट्स। वहां 2 आंसर दिया है, जाओ क्लोजिंग स्टॉक के सामने देखो। एक बोला है 2 लाख, एक बोला है 2.5 लाख। नॉर्मल दिन होता तो तुम भाषण देता कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, अगर गोइंग कंसर्न होता तो। आज नॉट ए गोइंग कंसर्न है, एनआरवी पे लिखना होगा। बोलो 2.5 लाख। सोचिए, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा के लिख के प्रॉफिट बढ़ा दिए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में हमको प्रॉफिट होगा, बेचेंगे तो। अभी धंधा मेरा बिकने वाला है, तो जहां होगा प्रॉफिट वहां होगा। अब लिखेंगे वैसा, करें क्या? नेक्स्ट आइटम डेप्रीशिएशन। कैसे लाए, यहां वर्किंग बता दो, यहीं पे छोटा सा। नेक्स्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में तो क्या कर पाओगे, जो दिया रहेगा वही लिखना पड़ेगा। हाँ वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं।
बच्चे बोले सर एक्सपेंस को अलग, इंटरेस्ट ऑन लोन को अलग लिखेंगे तो अच्छा लगेगा लिखने में। मोस्ट वेलकम। पहले लोन बताओ, 210 का रेट बताओ, 21,000, तो वो हो गया 78 माइनस 21 ना 57। ये 78 ही हमने लिखा है, उसमें कोई वांदा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आइटम, डेफर्ड एक्सपेंस के बारे में लिखा क्या है, देखो कितना सुंदर लाइन लिखा है, अमोटाइज्ड इक्वली इन 5 years। क्या हम 5 साल जिंदा रहने वाले हैं? तो क्या करें? हाँ, पूरा खत्म। अरे खत्म ही होना है सब कुछ। ये तो लॉस, ये तो ऐसे भी डेफरल अलाउड नहीं है कोई चीज में। $50, good going, because the company will not, this cloth trader will not survive, it's an ongoing concern, इसका deferred expense fully amortize हो जाएगा। नेक्स्ट, डाउटफुल डेट का प्रोविजन बनाना है। 5,000 तो वैसे ही डाउटफुल है, हाँ, और 25,000 रुपया बोला है कि कोई प्रोडक्ट बेचे कस्टमर को, उसका सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन अगर होगा तो 25,000 मिलेगा। 30 कर देना चाहिए ना। अब का सक्सेसफुली तुम कुछ कर पाओगे? जिंदा रहोगे तब ना कर पाओगे। तो 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट। अगर अपन गोइंग कंसर्न रहते तो, अगर अपन गोइंग कंसर्न रहते तो सिर्फ 5,000 PL में जाता। वेरी गुड, क्योंकि गोइंग कंसर्न का भी तो सम आ सकता है रे बाबा। नेक्स्ट, ऊपर में भी डेफर्ड एक्सपेंस का अपन 150 अमोटाइज करते अगर जिंदा रहते तो। नेक्स्ट, प्रीपेमेंट पेनल्टी अगर है तो प्रोवाइड करेंगे। पहले 7 नंबर तो देखो ना, 7,500 हमको डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे भी अर्ली पेमेंट तो अब करेंगे, हमको तो सल्टाना है सब कुछ। तो इनकम में लिखो बाई डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। सर ये सब नॉर्मली तो लिखना अलाउड नहीं रहता है ना? नो, वो एक ही बात है। हम लोग को डाउटफुल लग रहा, हम लोग को बैड नहीं लग रहा अभी। अरे वो एक ही बात है, आप नाम लिखने में कोई अभी तो बैड तो हुआ नहीं है। बैड तो डेटा डिसाइड करता, हम नहीं, वो डुबाता है। हम तो अभी प्रोविजन ही लिखेंगे लॉजिकली। नेक्स्ट लाइन, अच्छा 7,500 रुपए का इनकम, नॉर्मल डे में ये इनकम लिखा नहीं जाता, बिकॉज कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट में है। प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं, पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बनाया नहीं जाता। पर क्योंकि ये गोइंग कंसर्न है ही नहीं, ये इनकम लिख रहा है। ये क्या लिखा बोलो? कैश तो नॉर्मल है, हाँ। अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी, क्योंकि हम गोइंग कंसर्न नहीं रहेंगे, हमको लोन रीपेमेंट करना होगा। लोन रीपेमेंट करेंगे तो पेनल्टी लगेगा, लिखो पेनल्टी। जल्दी पे करने का पेनल्टी लगता है, मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छा से। हाँ, लोन के केसेस में मेरा एग्जांपल, हम लिए नहीं लोन ICICI बैंक से, हाँ पढ़ाए बहुत अच्छा से हम। नहीं, कार वाला लोन नहीं, कार वाला लोन तो नॉर्मल मेरा है अभी भी, पर कार वाले लोन में भी प्रीपेमेंट पेनल्टी था। अभी तो HDFC बैंक का मेरा अगस्त में खत्म होगा। हाँ, ग्रुप 2 में पार्टनरशिप वाले लेक्चर में था। हाँ ठीक बोल रहे हो बेटा। मैं आपको बता दूं, अभी लोन्स के केसेस में क्या होता है कि बैंक तो आपको पैसा देती है, माल बेचने के केस में तो आप माल बेच के प्रॉफिट कमाते हो,
पर बैंक आपको पैसा दी तो कोई प्रॉफिट नहीं कमाई, तो बैंक तो ब्याज से पैसा कमाएगी। अब आप उसको जल्दी जाकर लौटा दिए तो उनको तो इंटरेस्ट का नुकसान होगा ना, तो वो लोग पेनल्टी लेता है। तो टू प्री पेमेंट पेनल्टी, हाउ नहीं 2% 3% ऐसा फिक्स रहता है। 3% मेरे को HDFC बैंक वाला लोग बोला, अभी 6 महीना साल भर पहले की बात है, मेरा लोन चल रहा था। एक बहुत पहले की बात सुनाता हूं, ICICI बैंक से मैं लोन लेने वाला था, वो हमको प्री पेमेंट पेनल्टी का क्लॉज दिया, हम बोले तुमसे बात ही नहीं करेंगे, जाओ। HDFC बैंक वालों से मैंने बात की गाड़ी के लोन के लिए, उन्होंने मेरे को बहुत इज्जत से बोला 3 साल तक आप प्री पेमेंट मत कीजिएगा, 3 साल तक। जब हम फॉर्च्यूनर खरीदने गए थे तो बोला 3 साल के बाद आप प्री पेमेंट कर भी देंगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। बातचीत हुआ, वर्बल बातचीत मेरा अच्छा से, 4.5 साल या 4 साल बाद मैं उनसे बात किया, पेनल्टी लगा के लिस्ट भेजा 3%। गुस्सा तो इतना आया, हम बोले चला मेरे पास रिकॉर्डिंग किया हुआ नहीं था उस दिन का, और डॉक्यूमेंट कौन पढ़ता है कहां क्या लिखा हुआ है, नहीं समझे, आदमी तो बात करे खत्म कर देता है। और नॉर्मल पे करेंगे ना 25 माने 12 या 15 इंस्टॉलमेंट, जितना पैसा आ रहा है वन टाइम पे करेंगे उससे ज्यादा पैसा आ रहा है, नहीं समझे। 50,000 करके मेरा इंस्टॉलमेंट है, हमको 14 इंस्टॉलमेंट देना बाकी था, 7,000 रुपया हो गया, 7 लाख हो गया। बोला वन टाइम पेमेंट करोगे तो 7,15,000 देना होगा। हम बोले हम पागल हैं, हम 7-15 को FD में रख देंगे ना, और तुमको धीरे धीरे 50,000 करके दे देंगे। चलो नॉनसेंस वाला काम बताओ। बोलिए नेट प्रॉफिट 3,89,500। बोलिए, असेट साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बोलो। हाँ 3 लाख फिक्स्ड असेट। आप लोग सब बैलेंस शीट में पहुंच जाओ प्लीज। बोलिए क्यों 325? क्योंकि यही रियलाइजेबल वैल्यू है। ऑल असेट्स ऑल लाइबिलिटीज will be recorded in the balance sheet at realizable / payable values. That is the non-going concern का basic concept. Second item, stock 2.5 लाख, that is the realizable value. Third asset, debtors, हाँ वही trade receivables, dash -30, हाँ 1 लाख तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देख रहे हो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखो 150 - 30, 1 लाख साल भर में बढ़ के 1.5 लाख हो गया बिजनेस करते करते। नेक्स्ट खत्म हो गया डेफर्ड कॉस्ट, तो कैश एंड बैंक इनर कॉलम में लिखोगे क्या 3 लाख, और प्रॉफिट इसी में ऐड कर दोगे कि प्रॉफिट लॉस अलग से ऐड करोगे प्रॉफिट के साथ? इसी में कर देंगे। तो ओपनिंग 3 लाख है ना, ओल्ड प्रॉफिट्स और करेंट ईयर प्रॉफिट। ओल्ड प्रॉफिट भी है, उन्होंने ना कैपिटल में ऐड नहीं किया, ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो
जिसको रिजर्व सरप्लस नहीं बोलते हैं कंपनी में, ये प्रोपराइटर वैसा रिजर्व सरप्लस चला रहा है। 125 कैपिटल में ऐड नहीं किया, वो ऐड कर देते हैं, और 389 500 भी ऐड कर देते हैं। अगर आपका मन हो ना तो रिजर्व सरप्लस के जैसे भी रख सकते हो, इन दोनों को अलग से रख सकते हो जिंदा। $8,14,500। नेक्स्ट, लोन और प्रीपेमेंट पेनल्टी आउटस्टैंडिंग। इनर कॉलम में ऐड करके जोड़ के बाहर लिखोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दो नाम लिख दो। जोड़ के बाहर लिखोगे तो बोलो लोन कितने का था और पेनल्टी 2,35,000। नेक्स्ट, बढ़िया, अच्छा से सम बना ये वाला। अभी खाली ऐसे बोल के खत्म करो। रुक जाओ, टोटल कर लो सब कोई। इजी सम था, अभी ऐसे बोल के खत्म करो। अगर ये सम डबल कॉलम में बनाने वाला आता कि इसको जीसी पे भी बनाओ और नॉन जीसी पे भी बनाओ, जीसी पे भी बनाओ और नॉन जीसी पे भी बनाओ, तो नॉन जीसी वाला तो बना दिए। अगर जीसी पे बनाते तो क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, ये डिस्काउंट वाला इनकम नहीं लेते। वेरी गुड गोइंग, चलते रहो बस। हाँ, बाकी जो चेंज होगा जीपी पे तो करना ही पड़ेगा। डिप्रीसिएशन 45, ये सेम रहता। डेफर्ड एक्सपेंसेस 1/5 10,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट ओनली 5,000। प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं आता। कितना सिंपल है, नहीं? ये वो है जो बचपन से पढ़े हो, ये नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग गोइंग कंसर्न का ही तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन ना 3 तो, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। अरे देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। तो अगर गोइंग कंसर्न पे बनाते तो ये सब चेंजेस हो जाते, अकॉर्डिंगली नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट टैली हो जाता। ड्रॉप कर दूं? सो आज का क्लास खत्म करते हैं, या एक सम और बन सकता है जितना टाइम मेरे पास है, अगर बोलोगे तो, और नहीं तो बताओ आप कब कब मिलेंगे हम लोग। हाँ, वो भी कर सकते हैं, एक बार देखते हैं, रुको। क्लास को कंप्लीट मान लेता हूं, क्योंकि मेरी क्लास है थोड़ी देर के बाद, तो मेरे को बंद करना ही पड़ेगा। ऐसे 1 बजे तक पढ़ा सकता हूं, लेकिन 15 मिनट छोड़ रहा हूं क्योंकि लगातार क्लास हो रही है। तो ये क्लास यहां पे खत्म करते हैं हम लोग। अब मुझे बताओ आप लोग कैसे क्लास कर पाओगे।